आइए आज आपकी भेंट कराते हैं विशेष में धर्म, संस्कृति और उससे जुड़े जितने मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर जो बड़ी शिद्दत से काम करते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, सिंगरौली से श्री धम्मप्रिय गुलाब साहब। श्री धम्मप्रिय गुलाब एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अपने क्षेत्र में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उस सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़ा हुआ वो पूरा इलाका जहां लोग धम्म और विनय की शिक्षाओं के लिए किसी मार्गदर्शक की खोज में है और वहाँ धम्मप्रिय गुलाब एक मार्गदर्शक के रूप में, एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में धम्म और संस्कृति से जुड़े जितने मुद्दे हैं उनको समझाने वाला एक प्रचारक के रूप में उपस्थित होते हैं। आज इतने सीमावर्ती और सुदूर इलाके में काम करने वाले धम्मप्रिय गुलाब से ये बात करते हैं। साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। साधुवाद सर। आज हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, ये बड़ा अच्छा मौका भी है कि इस वक्त धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस पर एक बड़ा समारोह, एक बड़ी रैली नागपुर में निकली और इस रैली में आप सम्मिलित होने आए। तो हम आपसे तो पहली बार ये जानना चाहेंगे कि धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस जो आषाढ़ पूर्णिमा पर पूरी दुनिया में मनाया जाता है, इस दिवस पर आपने ये क्यों उचित नहीं समझा कि आपके क्षेत्र में आप इस कार्यक्रम को मनाएं, उसमें सम्मिलित होएं, आप इसे मनाने नागपुर क्यों चले आए? सर, हम पहले जब नागपुर में आते थे धर्म चक्र प्रवर्तन, तो वो 14 अक्टूबर जैसा कि आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देखने और सुनने को और समझने को मिलता था, तो हम जो है 14 अक्टूबर को ही आया करते थे। लेकिन एबीपी एक संगठन के मार्गदर्शन से हमको ये जानकारी हुआ कि ये जानकारी जो है मिथ्या है। एक्चुअल में धम्म चक्र प्रवर्तन तथागत गौतम बुद्ध ने आषाढ़ पूर्णिमा को सारनाथ में दी और वही जगह धम्म चक्र प्रवर्तन स्थल है और आषाढ़ पूर्णिमा का दिन ही जो है वो धम्म चक्र प्रवर्तन दिन है। तो चूंकि भ्रांति नागपुर से स्टार्ट हुई, तो हमने जो है आ करके ये संदेश देना चाहते हैं खासकर नागपुर के लोगों को कि अगर आप, हम सारे लोग मिल करके, गलती हमारे से भी हुई है, आपसे भी हुई है, अगर हम लोग मिल करके एक्चुअल में धम्म चक्र प्रवर्तन दिन कौन सा है, अगर हम ये डिसाइड कर लेते हैं तो विश्व स्तर के जो लोग जो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन धम्म चक्र प्रवर्तन मानते हैं, ठीक है, हमारे और उनमें जो है अंतर नहीं रहेगा और पूरे भारत के लोग जो है धम्म चक्र, अगर ऐसा नहीं हुआ, हम लोग देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, कई जगह हम कार्यक्रम लेते हैं, तो वो लोग ये बोलते हैं कि बाबा साहब ने हमको दीक्षा दी इसलिए जो है हम धम्म चक्र प्रवर्तन कह देते हैं। तो क्या बुराई है? बुराई है। कल के डेट में उत्तर प्रदेश में अगर बहन जी अगर बुद्ध धर्म की दीक्षा 1 करोड़ के लोगों के साथ लेते हैं, बहुत सारे जो कुशवाहा लोग हैं वो लोग बुद्धिज्म के तरफ आ रहे हैं, लेकिन बाबा साहब की वजह से नहीं, वो सम्राट अशोक के वजह से वो बुद्धिज्म के तरफ आ रहे हैं। तो चूंकि भारत देश जातियों का देश है और हर जाति का अपना अभी तक अहमियत है, तो उत्तर प्रदेश में भी आप धम्म चक्र प्रवर्तन दिन लोग मनाने लगेंगे। उसी तरह से जो कुशवाहा लोग बड़े पैमाने पर जहां पर दीक्षा लेंगे उसको धम्म चक्र प्रवर्तन दिन। तो इस तरह से हम बौद्धों में, जबकि बाबा साहब ऐसा कभी नहीं चाहते थे, लेकिन अगर हम ऐसी पुनरावृत्ति करते हैं तो खासकर महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनकी जो है इस गलती को खामियाजा जो है भुगतना पड़ेगा। लेकिन बुद्ध धम्म तो अपने आप में बड़ा स्पष्ट है इस पूरे विषय को लेकर, क्योंकि जहां धम्म चक्र प्रवर्तन या फिर धर्म चक्र प्रवर्तन जिसे कहा जाए, ये तो एकमात्र संसार में सिर्फ सम्यक संबुद्ध करते हैं और उन्होंने वो सारनाथ में किया है।
तो इसका कोई खास मतलब नहीं होता। उसके बाद जो जो लोग धम्म में प्रविष्ट होते हैं, धम्म को अंगीकार करते हैं, धम्म की ओर आते हैं, वो सब उसके अनुवर्तन कहा जाएगा या तो फिर दीक्षा कही जाएगी। लेकिन ये तो बौद्ध साहित्य इसमें तो बड़ा स्पष्ट है, तो इसमें कहीं कोई भ्रांति तो नहीं है सर जैसे आप चिंता व्यक्त कर रहे हैं। 14 अक्टूबर को जी जब हम यहाँ आते हैं, 14 अक्टूबर को अगर हम आएंगे तो हम जो है बड़े बड़े कटआउट जो पढ़ेंगे उसमें धम्म चक्र प्रवर्तन दिन ही लिखा रहता है और उसकी शुभकामनाएं जो है व्यक्त की गई। अच्छा, तो आपकी चिंता ये है। जी सर। तो इस चिंता को कैसे दूर करेंगे आप? हम आपस में मिलजुल करके बैठ करके चर्चा करेंगे कि एक्चुअल में धम्म चक्र प्रवर्तन दिन जो है 14 अक्टूबर को रहेगा या आषाढ़ पूर्णिमा को। अगर वाकई अच्छे हैं, मतलब सत्य बात बोल रहे हैं, हम स्वीकार करने के तैयार हैं। अगर नहीं तो मैं अगर सत्य बात बता रहा हूं तो आप हमारी बात को स्वीकार करिए। अच्छा, लेकिन आपके यहाँ सिंगरौली में क्या इस तरह का कोई विवाद या फिर इस तरह का कोई काम, या फिर आषाढ़ पूर्णिमा पर वहां पर कैसा प्रोग्राम? जब मैं वहां पर कई जगह कार्यक्रम दिया सीमावर्ती इलाकों में जी, तो बाहर के जो लोग हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के लोगों में किसी तरह की भ्रांति नहीं है। वहां के कुछ महाराष्ट्र के जो लोग होते हैं वो लोग जो है टीका टिप्पणी जरूर करते हैं कि नहीं, बाबा साहब ने हमको बुद्ध धर्म की दीक्षा दी, तो हमारे लोग धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं या दीक्षा समारोह कुछ भी कहते हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं कि बाबा साहब ने हमको इससे अलग किया। तो वो श्रद्धा बस उनके पास जो है वो जो ज्ञान चक्षु जो है, जो सत्य का पहचान करने का है, वो नहीं है। और मैं समझता हूं कि अगर यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग, ठीक है ना, अगर उस पुनरावृत्ति को अगर सुधार कर लेते हैं तो भारत देश में वो तो इसके लिए क्या अष्टविनायक बुद्धास पीपल जो है वो लोगों से मिलकर इसके लिए कोई पहल कर रहा है कि भाई इस चीज को ठीक कर लिया जाए? अब हमारी टीम जो है उन लोगों से प्रयास करती है, लेकिन वो लोग जो है चूंकि गलती को स्वीकार करना, क्या इसके लिए कोई जिद है या फिर अज्ञानवश होता जा रहा है? आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? नहीं, हम तो अज्ञानवश तो नहीं कहेंगे, हम तो ये कहेंगे कि वो अपनी गलती को इजीली स्वीकार नहीं करने के परिप्रेक्ष्य में है। वो मतलब वो जल्दी मतलब किसी बात की जिद है ऐसा माना जाएगा है। देखिए, कोई भी व्यक्ति गलती करता है तो वो तो ये महसूस करता है कि हमने गलती की है, लेकिन उसका जो है स्वीकृति जो है जल्दी नहीं हो पाती है, होती है धीरे धीरे। अच्छा, वो स्वीकृति नहीं आ पा रही है। आप संवाद तो कर रहे हैं उनके साथ? संवाद कर रहे हैं हम, लेकिन उसकी स्वीकृति नहीं आ पा रही है। जी सर। अच्छा, ये बात हो रही है। जी सर। तो अष्टविनायक बुद्धास पीपल अभी क्या सोचता है कि इस बात को कैसे और अन्य लोगों के साथ संवाद के जरिए इस बात को आगे बढ़ाया जाएगा? हम तो डायरेक्ट उनसे बात कर रहे हैं। अगर वो लोग हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम पूरे समाज के लोगों को हम लोग समझाने में प्रयास करेंगे कि सच्चाई ये है, वो गलत बता रहे हैं या हम गलत बता रहे हैं, इसका निर्णय आपके हाथ में है, समाज के हाथ में है। लेकिन क्या आपको लगता है कि बुद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार की दृष्टि से अगर सोचा जाए तो एकमात्र इतनी सी बात है कि जिसको धम्म चक्र प्रवर्तन या फिर धर्म चक्र प्रवर्तन इस दिवस के भ्रांति के विषय पर काम किया जाए, या और भी बहुत सारे विषय हैं जिन पर काम करना बड़ा जरूरी है? जहां तक हम बाबा साहब को पढ़ते हैं जी, बाबा साहब भारत को बुद्धमय बनाने की बात करते हैं कि भारत देश को हम बुद्धमय बनाएंगे। लेकिन एक घटना को भी अगर हम याद करते हैं कि बाबा साहब 14 अक्टूबर को जब उन्होंने बुद्ध धर्म की ग्रहण करते हैं तो पूरे समाज के लोगों को आह्वान करते हैं जी, किसी एक का नहीं। लेकिन हमारा देश जातियों का देश और जातियों का लगाव इतना जबरदस्त है और था भी, ठीक है, जिसके वजह से एक जात समुदाय के लोगों ने बुद्ध धर्म स्वीकार किया। बाबा साहब अच्छी तरह से समझ गए थे कि ये समाज जो है धर्म के लेवल पर एक सूत्र में बंधना जो है डिफिकल्ट है,
भारत देश में। फिर भी इतनी विकट परिस्थिति में भी बाबा साहब बोलते हैं कि हम भारत को बौद्धमय बनाऊंगा। और बाबा साहब ऐसे नहीं कहते कि भारत को बौद्धमय बनाऊं। बाबा साहब के पास पैमाना था, उसका मापदंड था। क्या था? कि यह देश बौद्ध राष्ट्र था जब इस देश में जो आज ओबीसी है, सम्राट अशोक के कारण वो बौद्ध बने थे, लेकिन आज वो हिंदू फॉर्मेट में है। बाबा साहब ये जानते थे, समझते भी थे, और वो करना भी चाह रहे थे कि मैं जो है उनको समझा लूंगा कि आप सम्राट अशोक के कारण पहले बौद्ध थे, तब यह देश जो है बौद्ध राष्ट्र था, और आप वाकई जो है आप बुद्धिस्ट हो। जब वो मेरी बात समझ जाएंगे तो बौद्ध बन जाएंगे, तो ये बौद्ध राष्ट्र, क्योंकि बौद्ध राष्ट्र होने के लिए किसी भी देश की जनसंख्या का 51% जनसंख्या होना जरूरी है। अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं, अगर हम महार हैं तो महार में काम कर रहे हैं, चमार हैं तो चमार में काम कर रहे हैं, इससे जो है भारत को बौद्ध राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। और बाबा साहब इतना ही नहीं, आपने क्या देखा आपके क्षेत्र में, जहाँ सिंगरौली में आप ये काम कर रहे हैं, तो सिंगरौली में कितना बदलाव देखते हैं आप लोग जब बौद्ध धम्म को अंगीकार करते हैं और धम्म आचरण के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, तो क्या क्या बदलाव देखते हैं आप इसमें? जातियों के विनाश का, जातियों के खत्म होने का कितना प्रमाण देखते हैं आप? जातियों के विनाश की जो बात है अभी तो मैं नहीं देख पा रहा हूं। अभी क्या है कि धीरे धीरे बुद्ध धर्म के तरफ लोग अग्रसित हो रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव सेंटर से, मतलब ऊपर से, पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। ठीक है, जैसे नागपुर के लोग, ठीक है ना, अगर इस फॉर्मेट में आ जाएंगे, ठीक है ना, तो शायद इसका प्रभाव जो है सिंगरौली में पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन समस्या यह है कि जो नागपुर के जो लोग हैं, जैसे कि बुद्धिस्ट तो बन गए, लेकिन वो अपनी शादियां के जो रिश्ते मांगते हैं वो महार है तो महार ही मांगते हैं। ठीक है ना, वो दूसरे कास्ट में वो नहीं मांगते हैं। यानी कि बुद्धिस्ट होने के बाद भी उन जातियां जो है नहीं जा पा रही है। ठीक है ना, और जिसके वजह से हमारे यहाँ, ठीक है ना, इसका प्रभाव की पुनरावृत्ति जो है होती हो रही है। ये न जाने की क्या वजह मानते हैं आप? जी सर, ये न जाने की क्या वजह मानते हैं आप? लोग बाबा साहब बुद्धिज्म में आने के बावजूद भी वो लोग जातियों को प्रैक्टिस कर रहे हैं, जातियों के साथ चिपटे हुए हैं। जहां तक मैं समझ पाया हूं जी, कि बाबा साहब बुद्धिज्म को जिस रूप में समाज को देना चाह रहे थे या समाज को लेना चाहिए, वो बाबा साहब का जो दृष्टिकोण है ना, वो नहीं अपना पा रहे हैं। तो हम लोग अपना अपने तरीके से जो है वो जो बाबा साहब का दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण ये क्यों नहीं अपना पाए? क्या लगता है आपको? जातीय चिपकाव, जातीय लगाव, जो कि एक रोग है। तो बाबा साहब का वास्तविक दृष्टिकोण क्या है? जाति विहीन समाज की स्थापना करना, क्योंकि जाति विहीन जब तक समाज की स्थापना नहीं करेंगे, भारत की जो प्रियम्बल है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। उसका पूरा करने के लिए जाति विहीन समाज की स्थापना करना जरूरी है। बाबा साहब बोलते हैं कि अगर भारत से जाति उत्पन्न हुई है, अगर जितना जल्दी हो इसको खत्म करो, नहीं तो विश्व में ये जातियां फैल जाएगी और तुम जहां भी जाओगे, चाहे अमेरिका राज्य, रूस जाओ, जापान जाओ, जहां भी जाओगे, वो जातियां तुम्हारे पीछा नहीं छोड़ेंगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके भारत देश से जाति रूपी रोग को खत्म करो। हम इस समय बातचीत कर रहे थे धम्मप्रिय गुलाब से। धम्मप्रिय गुलाब सिंगरौली मध्य प्रदेश से आते हैं और धर्म और संस्कृति से जुड़े एक ऐसे कार्यकर्ता है कि जो बाबा साहेब के बुद्ध धम्म के आंदोलन को और बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के आंदोलन को वे उन सीमावर्ती स्थानों तक लेकर जाते हैं जहां लोगों को वास्तव में बुद्ध धम्म के ये जो फल है इसे चखने की जरूरत है। तो इस बातचीत को यहाँ रोकते हैं। धम्मप्रिय गुलाब, आप हमारे साथ आए और हमसे बातचीत की। इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। साधुवाद।